Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tek Chandeshwal, All India Rank 7, UPSC Engineering Services 2018. अच्छा, in the last class, what we did, we find out this expression that electrical angle is equals to mechanical into my number of poles by 2. Okay, and one more thing, we concluded that in any machine, any pole machine, whether it is 2 pole, 4 pole, 6 pole, or 8 pole, under a pole there are 180 degree electrical always. ठीक है, in any pole machine, अगर ये 2 pole है या 4 pole है, for any pole machine under any pole there are 180 degree electrical. अगर मेरे को पता करना है कि किसी पोल के अंदर कितने मैकेनिकल डिग्री हैं तो मैं कैसे करूँगा. सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज माय 2 पोल मशीन, नॉर्थ साउथ, दिस इज माय 2 पोल मशीन. ठीक है, तो एक पोल के अंदर कितने मैकेनिकल डिग्री हैं, 180 डिग्री मैकेनिकल, 180 डिग्री मैकेनिकल. और इसमें तो 2 पोल की मशीन, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल ही होगा. तो हर पोल के अंदर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. नाउ सपोज आई हैव ए 4 पोल मशीन, these are my poles नॉर्थ साउथ. हमेशा एक हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होता है. हेट्रोपोलर मीन्स, होमोपोलर मीन्स सारे एक जैसे पोल, हेट्रोपोलर मीन्स डिफरेंट पोल, नॉर्थ साउथ लाइक दिस, नॉर्थ साउथ लाइक दिस. Okay, so here there are 4 poles. Okay, now if I see mechanical degree at each pole, so if you see at each pole there is 90 degree, or you can say mechanical degree at each pole equals to 360 degree upon my number of poles. And how many electrical degrees under each pole? For any pole machine these are theta electrical equals to 180 degree electrical. And if you don't touch this, then you can also do like theta electrical equals to थीटा मैकेनिकल इंटू में p/2. वहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर आप अपने लॉजिक से भी सोच सकते हो दैट इफ देयर आर 4 पोल्स दैट मीन्स साइकिल विल बी प्लस माइनस नॉर्थ साउथ लाइक दिस. ये कोई फिक्स नहीं है कि नॉर्थ पे प्लस आएगा या साउथ पे माइनस आएगा, ये मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लेता हूँ कि मैं एज्यूम कि नॉर्थ पे प्लस है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ पे माइनस हो, साउथ पे प्लस हो. ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए. तो 4 पोल मीन्स देयर आर 2 साइकिल्स, और हर साइकिल होती है मेरी 360 डिग्री. तो हाफ साइकिल मीन्स एक पोल के नीचे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. ओके, सो मेरा डी एक्सिस कहाँ होता है, डी एक्सिस इज माई डायरेक्ट एक्सिस और फील्ड एक्सिस और पोलर एक्सिस. ठीक है, और मेरा क्यू एक्सिस क्या होता है, क्यू होता है मेरा एम एन ए विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. अगर आप इसमें देखोगे इस डायग्राम में, तो मेरा डी एक्सिस कहाँ पे होगा, डी एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस, तो डी एक्सिस ये होगा मेरा जो पोल के थ्रू जा रहा है, दिस इज माई डी एक्सिस. और एम एन ए क्या है मेरा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और क्यू एक्सिस जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. सो in any pole machine the angle between d axis and q axis will be कितना होगा, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल ऑलवेज. ये हमने यहाँ पे भी देखा था, एंगल बिटवीन डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस विल बी 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल ऑलवेज. हाँ, मैकेनिकल कितना है वो डिफर कर सकता है नंबर ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग. क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज अंडर ईच पोल दे आर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. ठीक है, और दोनों पोल के बीच में एक एम एन ए हमेशा एडजस्ट करेगा, और पोल से पोल पे तो डी एक्सिस है ही है. तो ठीक है, तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का हाफ से हो जाएगा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल. अगर वो उसके बीचों बीच में है तो क्यू एक्सिस. ये सिंपल है, आप कर सकते हो. और यू कैन सी हियर नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. यहाँ पे एम एन ए कहाँ बनेगा मेरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर होता है मेरा एम एन ए. एंड डी एक्सिस इज, दिस इज माई डी एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस और फील्ड एक्सिस और पोलर एक्सिस. ये सारे नाम हमने देखे थे लास्ट टू लास्ट सेशन में. एंड व्हाट इज माय एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या फिर क्वाड्रेचर एक्सिस और क्यू एक्सिस. ओके, when my conductor, the motion of my conductor is parallel to the field lines, then the voltage induced will be 0. So at this point, suppose let me show by different color. I will highlight these points like at this point, at this point, at this point, when this is parallel, and at this point. So movement is parallel between flux and between the conductor and the voltage, so 0 voltage. ये flux and voltage नहीं होगा यहाँ पे, between flux and conductor there is parallel movement, means फील्ड लाइन भी वैसी है और मेरा कंडक्टर भी उस टाइम पे ऐसे ही मूव कर रहा है. तो थीटा क्या आएगा, 0. थीटा 0 आएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, यहाँ पे मेरा फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम
जो हमने देखा था एक टेबल की फॉर्म में, फ्लक्स लिंकेज मेरा हो जाएगा मैक्सिमम एंड माई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है मिनिमम, दैट इज 0. ओके, एंड ऑन द अदर पॉइंट्स इफ आई शो यू, ऑन द अदर पॉइंट्स लाइक if you highlight like this point and this point and this point and this point, इन सब पॉइंट्स पे मेरा फील्ड किधर है, फील्ड की डायरेक्शन किधर है मेरी, लाइक फील्ड मेरा इस साइड है, फील्ड मेरा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और कंडक्टर का मोशन मेरा उसके परपेंडिकुलर है. दैट्स मीन्स हियर थीटा इज इक्वल टू 90. लाइक फील्ड अगर मेरा ऐसा आ रहा है तो कंडक्टर मेरा ऐसे जा रहा है, और अगर मेरा कंडक्टर ऐसे जा रहा है तो मेरा फील्ड ऐसे जा रहा है. ठीक है, so in this my theta is equals to 90 degree, so my EMF induced will be maximum. Now in a 4 pole machine how many MNA, 2 pole machine में कितने MNA होंगे 1, 4 pole machine में MNA कितने हैं यहाँ पे, इसी डायग्राम में आप देख सकते हो MNA 1 MNA 2. 6 pole machine में मैंने दिखाई थे आपको डायग्राम बना के, वहाँ पे 3 MNA. so number of MNA equals to P/2. ये हमने पहले ही लास्ट सेशन में प्रूव किया था. okay, it is very simple. now we come to the construction details. जनरली ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स कंटेन्स 2 पार्ट्स इन कॉमन. सारी रोटेटिंग मशीन होती है उनमें 2 पार्ट्स तो होते हैं, वन इज स्टेटर एंड अदर वन इज रोटर. जो स्टेशनरी पार्ट है मेरा, जो स्टेशनरी पार्ट है वो है मेरा स्टेटर, जो मेरा रोटेटिंग पार्ट है वो है मेरा रोटर. ओके, देयर इज ए लीस्ट पॉसिबल एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर. इफ इट इज माई स्टेटर, ठीक है, इफ इट इज माई स्टेटर then I will make rotor very close to the stator. Why? क्योंकि जितना कम एयर गैप रहेगा मेरा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा रहेगा फॉर सेम MMF. सपोज मेरा जो वर्किंग फ्लक्स है, सपोज इट इज ऐसे, इट इज 10 वेबर. ठीक है, मुझे इतने फ्लक्स पे काम करना है, तो फ्लक्स क्या होता है मेरा MMF अपॉन में रिलक्टेंस. अगर मेरा एयर गैप बढ़ता है, अगर मेरा एयर गैप इंक्रीज होता है तो मेरा रिलक्टेंस होगा इंक्रीज, और मेरा रिलक्टेंस इंक्रीज होगा तो मुझे सेम फ्लक्स लेने के लिए अपना MMF बढ़ाना पड़ेगा. MMF क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, दैट इज n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में करंट I. तो जो मैं पोल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, पोल उस पर जो वाइंडिंग है उसमें मुझे करंट को बढ़ाना पड़ेगा या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा. मीन्स अगर मुझे करंट को बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का वायर चाहिए. अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा करूंगा तो भी मेरा कॉपर ज़्यादा यूज होगा मशीन में, मशीन विल बी कॉस्टलियर और लॉसेस भी ज़्यादा होंगे मशीन में. ठीक है, सो हम एयर गैप को मिनिमम, जितना मिनिमम पॉसिबल है उतना रखते हैं, सो दैट माई रिलक्टेंस इज मिनिमम. रिलक्टेंस मेरा कम होगा तो फॉर द लेस वैल्यू ऑफ MMF वी विल गेट द डिजायर्ड फ्लक्स. और अगर मेरा MMF कांस्टेंट है तो मेरा जब भी मेरा रिलक्टेंस कम होगा, अगर मेरा रिलक्टेंस कम होगा तो मेरा फ्लक्स ज़्यादा होगा. दैट्स वाई वी वांट मिनिमम रिलक्टेंस. सो एयर गैप को जो है हम लीस्ट पॉसिबल जितना का रख सकते हैं. द एयर गैप इज केप्ट लीस्ट फॉर मशीन. इफ दे आर स्मॉल मशीन्स अप टू 500 watt, देयर एयर गैप इज 0.3 to 0.5 mm. जनरली दे आर नॉट गारंटेड, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है. कभी कभी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स थोड़ा चेंज भी हो सकती है एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. मीडियम मशीन्स 500 watt to 250 kilowatt, 1 to 1.5 mm. लार्ज मशीन, अगर बहुत बड़ी लार्ज मशीन है तो उसमें 0.3 mm मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोटर का वेट बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है. ओके, सो फॉर द लार्ज मशीन अप टू 6 mm. एंड इनफैक्ट जो हमारे हाइड्रो पावर में टर्बो अल्टरनेटर्स होते हैं, हाइड्रो पावर में जो जनरेटर्स होते हैं हमारे, उनमें यही एयर गैप सेंटीमीटर्स में भी होता है. ठीक है, लाइक 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर्स ऑल्सो. वाई? उसका एक रीजन होता है, मैं सिर्फ रीजन बताऊंगा, क्या होता है वो बाद में बताऊंगा. उसका रीजन होता है वी वांट हाई SCR, और SCR हाई होता है तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ती है सिस्टम की. ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे. नाउ द पोल्स कंटेन हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर. हेट्रोपोलर मीन्स यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ऑल्टरनेट. ठीक है, और 6 पोल होंगे तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, लाइक दिस. सो हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर. North and south pole alternator in even number, and the number of poles will always in even number in any machine. ठीक है, now this is the construction of a DC machine. ठीक है, DC machine, जनरेटर या मोटर मुझे नहीं पता, बस it is a machine. Okay, this is north pole, south pole, north pole, south pole. This is a heteropolar structure. These are
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, कैसे पता लगा? क्योंकि इसके ऊपर मैंने वाइंडिंग डाल रखी है, इसके ऊपर मैंने वायर्स को रैप कर रखा है, ठीक है। नाउ दिस इज माई स्टेटर, जहाँ पे मेरे पोल्स लगे हुए हैं वो मेरा स्टेटर है, और इसके बाहर जो मेरा आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं योक, YOKE, जो यहाँ पे लिखा हुआ है YOKE, ठीक है। नाउ इफ आई वांट यू टू ट्रेस द पाथ ऑफ द फ्लक्स, लेट्स सपोज फ्लक्स पर पोल इज इक्वल्स टू फाई, मीन्स एक पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है उसका अमाउंट है फाई, ठीक है। दिस इज फ्लक्स पर पोल। तो अब मेरा इस साउथ पोल से कितना फ्लक्स निकलेगा? साउथ पोल से कितना फ्लक्स निकलेगा मेरा? फाई। यहाँ से मेरा आया फ्लक्स फाई, ठीक है। आधा इधर गया, आधा गया इधर, तो 5/2 इधर आया। हाँ सॉरी, दिस इज मिस्टेक। फ्लक्स तो नॉर्थ पोल से निकलता है हमेशा, तो मुझे फ्लक्स को नॉर्थ पोल से निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स मेरा निकला नॉर्थ पोल से, फ्लक्स निकला फाई, ओके। तो आधा गया साउथ पोल, इस साउथ की पोल की तरफ 5/2, आधा गया मेरा, हाफ ऑफ माई विल बी टुवर्ड्स दिस साउथ पोल, ओके। सो 5/2 इधर गया, 5/2 इधर गया, फाइन। नाउ दिस 5/2 विल गो, और इसको वापस इसी नॉर्थ पोल में आना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का तो नेट डाइवर्जेंस 0 होता है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तो घूम के वापस आता है। लाइक इफ दिस इज ए मैग्नेट नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा नॉर्थ से निकल के साउथ आएगा, नॉर्थ से निकल के साउथ तक वापस आएगा। तो नॉर्थ से गया साउथ, एंड देन फ्रॉम हेयर इट विल कम बैक टू दिस नॉर्थ पोल। यहाँ से आएगा मेरा 5/2, यहाँ जो साउथ में गया था वहां से भी 5/2 वापस। सो यू कैन सी इन दिस सर्किट नाउ, इस नॉर्थ से निकला 5/2, और यहाँ से घूम के वापस, इस नॉर्थ से निकला, यहाँ से घूम के वापस, इस नॉर्थ से 5/2 5 निकला, यहाँ से 5/2 डिवाइड हो गया, आधा इधर आधा इधर, सो इट केम एंड वापस बैक टू द नॉर्थ पोल। हियर ऑल्सो यहाँ नॉर्थ से निकला साउथ, साउथ से वापस आ गया नॉर्थ, 5/2, ओके। सो इफ आई से कि योक में हर जगह एट एवरी प्लेस ऑन योक हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग, मैं अगर यहाँ पे देखूं, सी हेयर योक में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? 5/2। यहाँ पे देखो योक में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? 5/2। यहाँ पे भी 5/2, यहाँ पे भी 5/2। सो आई कैन से फ्लक्स थ्रू योक इज इक्वल टू 5/2 ऑलवेज फॉर एनी पोल मशीन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कितने पोल है। अगर 2 पोल होते, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर मेरे 2 पोल होते सपोज, तो भी मेरा नॉर्थ से यहाँ से निकल के आता फ्लक्स 5/2 यहाँ से चला जाता, और 5/2 यहाँ से चला जाता। दैट मीन्स योक में मेरा फिर भी 5/2 ही फ्लो कर रहा है, ओके। योक में मेरा 5/2 ही फ्लो कर रहा है। नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्मेचर। मेरा ऊपर पोल है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम, जो नीचे ये वाला जो एरिया है इस नॉर्थ पोल के नीचे, दिस इसको हम बोलते हैं पोल शू, पोल का जूता। क्यों? लाइक इफ यू सी इफ ए पर्सन स्टैंडिंग हेयर, सो उसका जूता कैसा होगा? उसका जूता कैसा होगा? लाइक दिस, ओके। तो दिस इट इज द शू ऑफ समवन, कोई अगर खड़ा हुआ है तो उसका जूता ऐसा होगा। सो ये होगा आदमी का जूता, एंड दिस इज माई नॉर्थ पोल। सो अगर ये मेरा पोल है तो ये होगा मेरा पोल का जूता, दैट इज पोल शू। इसको बोल देते हैं हम पोल शू। यूज क्यों करते हैं आगे कंस्ट्रक्शन डिटेल में हम पोल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। वैसा ही बता देता हूँ, एरिया ज़्यादा हो जाता है तो मेरा रिलेक्टेंस कम हो जाता है, और मोर इवनली आर्मेचर के ऊपर फ्लक्स प्रोजेक्ट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ पोल शू, ठीक है। वो नहीं देखते हैं। दिस इज माई आर्मेचर, ये जितना भी रेड कलर में ये मेरा आर्मेचर है, और ये मेरे कंडक्टर्स हैं, ये मेरा कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के बीच में जो ब्लू लाइन्स दिख रही है आपको, ये है मेरा इंसुलेटर माइका। क्यों यूज करते हैं? तभी तो मेरा स्प्लिट रिंग काम करेगा। अगर मैंने इसको यूज नहीं किया तो ये और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे सब आपस में, और शॉर्ट सर्किट हो गए तो ये काम नहीं कर पाएगा ढंग से। जो हमने देखा था, अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया, डेड शॉर्ट सर्किट, तो मेरी वाइंडिंग ही जल जाएगी, क्योंकि 2 प्लस और माइनस को आप शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, ओके। सो दिस इज माई बेस, ठीक है। हेयर दिस इज शाफ्ट। शाफ्ट क्या होती है? जिसके ऊपर हमारा आर्मेचर माउंटेड होता है, दैट इज शाफ्ट। हेयर 1 एंड 2, यहाँ पे क्या है मेरे बेरिंग्स, ठीक है। बेरिंग्स क्यों यूज होते हैं हमारे? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द नॉइज, और फ्रिक्शन कम होगा तो मेरा हीट भी नहीं प्रोड्यूस होगी और रोटेशन इजी होगा, ठीक है। नाउ यू सी
इफ फाई इज फ्लक्स पर पोल देन फ्लक्स पासिंग थ्रू योक 5/2, हमने पहले भी किया है 5/2 फॉर एनी पोल मशीन. फ्लक्स कट बाय कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. नाउ सी, this is my north pole. Suppose this is my north pole and this is my south pole. There is a conductor. ठीक है. My flux per pole is phi. That means यहाँ से फ्लक्स फाई आ रहा है, यहाँ पे भी फ्लक्स फाई जा रहा है. जब मेरा कंडक्टर घूमते घूमते यहाँ से आया देन इट विल कट द फ्लक्स फाई. इसने फाई फ्लक्स कट किया. देन व्हेन दिस कंडक्टर केम बैक एंड देन अगेन गो थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो इसने फिर से फाई फ्लक्स कट किया. तो टोटल फ्लक्स कट वाज 2 फाई. तो क्या है 2 फाई. नाउ सी एन एग्जांपल ऑफ ए 4 पोल मशीन की 4 पोल मशीन में मेरा कितना फ्लक्स कट होगा. दैट इज नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ. ओके, दिस इज ए कंडक्टर. सो नॉर्थ से साउथ फ्लक्स जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है. सपोज दिस इज माई कंडक्टर, दिस इज माई कंडक्टर. नाउ इफ इट मूव्स हियर, यहाँ पे कितना फ्लक्स काटा है इसने 5/2. यहाँ पे कितना काटेगा 5/2. यहाँ पे कितना काटेगा 5/2. यहाँ पे कितना काटेगा 5/2. मीन्स हर पोल के नीचे जहाँ पे फ्लक्स फाई है, ये हर फ्लक्स उस फाई को काट के जाएगा. अगर यहाँ से मेरा पूरा का पूरा फ्लक्स फाई है तो इसने 5/2 यहाँ काटा, 5/2 यहाँ काटा. जब यहाँ पहुंचेगा साउथ पोल पे जहाँ पे फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो फाई यहाँ काटा, फाई यहाँ काटा. दैट मीन्स 5 + 5 + 5 + 5. दैट मीन्स 4 फाई. द फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 4 फाई. अगर हम इसे जनरलाइज करेंगे तो टोटल फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर is equals to flux per pole. The phi is my flux per pole into my number of poles in the machine. Okay, I hope you got it. कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस 2 पोल मशीन में आराम से देख सकते हो. यहाँ से 5 फ्लक्स आया तो मेरा 5 कट हुआ. यहाँ पे 5 फ्लक्स जा रहा है तो जो कंडक्टर यहाँ आया तो फिर से मेरा 5 फ्लक्स कट हुआ. दैट मीन्स 2 फाई. तो नंबर ऑफ पोल्स आर 2, सो 2 फाई. ठीक है. तो एक रिवोल्यूशन में एक कंडक्टर जो आर्मेचर पे लगा हुआ है वो कितना फ्लक्स कट करता है 5 into P. फाइन. नाउ सी पर्पज ऑफ योक. योक क्या था, अगर आप भूल गए हो तो फिर से देख लो. योक मेरा ये है जो मेरा आउटर कवरिंग देता है इसको, स्टेटर को. ठीक है. जो मीन्स जो मेरी मशीन का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ना, आयरन का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है, वो वही है मेरा योक. ठीक है. व्हाट इज माय पर्पज ऑफ योक. पहला पर्पज मैकेनिकल प्रोटेक्शन. बहुत स्ट्रांग होता है तो ऊपर कुछ भी शॉक लगे, कोई भी पार्ट्स गिरे या फिर हैमर लग जाए कुछ भी, तो उससे प्रोटेक्शन देता है. अगर हम ग्लास का बना देंगे योक को तो आपको पता है क्या होगा फिर. सेकेंडली इट सपोर्ट्स द पोल. ठीक है. मेरे पोल कहाँ लगे होते हैं मोटर के. इफ दिस इज सो मेरे पोल कहाँ लगे होते हैं, इस योक पे ही तो मेरे पोल लगे होते हैं, नॉर्थ साउथ. सो मेरे पोल कहाँ लगे होते हैं योक पे. सो योक सपोर्ट्स द पोल्स. एंड थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, इट कंप्लीट द फ्लक्स पाथ. यहाँ से आया फाई, एन से निकला फाई. ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ एन से निकला 5 फ्लक्स, एन से निकला 5 फ्लक्स, उसमें से 5/2 यहाँ गया, 5/2 यहाँ गया. देन दिस 5/2 रिटर्न थ्रू योक. यहाँ पे तो ये चला जाता है आर्मेचर से पास करके, फ्लक्स आर्मेचर के थ्रू कट करते हुए चला गया पोल पे. ठीक है. बट इस साउथ पोल से नॉर्थ पोल वापस कैसे जाएगा, थ्रू द योक. सो योक हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द फ्लक्स पाथ और सर्किट. सो अब इसमें से फ्लक्स पाथ कर रहा है, फ्लक्स पास कर रहा है, तो हम इसको इंसुलेटर का तो बना नहीं सकते. वी वांट दिस ऑफ हैविंग हाई परमिएबिलिटी. ऐसा हो जिसका रिलक्टेंस बहुत कम हो. और रिलक्टेंस क्या होता है मेरा L/μA. L/μA इज माई रिलक्टेंस. तो अगर मेरे को रिलक्टेंस बहुत ही कम चाहिए तो मीन्स परमिएबिलिटी हाई. सो योक मेरा होना चाहिए हाई परमिएबिलिटी का. दैट्स वाई इन बिग मशीन्स मेरा योक बना होता है स्टील का, और स्मॉल मशीन्स योक बना होता है लाइक कास्ट आयरन का. स्टील की परमिएबिलिटी इज नियरली डबल टू दैट ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ कास्ट आयरन. ओके, ये मैंने लिखा हुआ पॉइंट, यू कैन गेट इट. परमिएबिलिटी ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू ट्वाइस द परमिएबिलिटी ऑफ आयरन ऑलमोस्ट. ओके. तो योक के 3 पर्पज है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, एंड इट सपोर्ट्स द पोल्स, एंड इट कंप्लीट्स द फ्लक्स पाथ. ओके. नाउ सी वन थिंग, ये मेरी एक डीसी मशीन है. ओके. इन ए डीसी मशीन व्हाट इज माय फ्लक्स. फ्लक्स मेरा क्या होगा, टाइम, मेरा फ्लक्स होगा टाइम इनवेरिंग. यहाँ पे क्या बनाते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है.
यहाँ पे मेरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। पोल कैसा होता है मेरा, सपोज दिस इज माई पोल, सो दिस इज माई नॉर्थ पोल। इस पे मान चल मैंने वाइंडिंग कर रखी है, ठीक है, मैंने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया तो इसमें डीसी सप्लाई करी, सो माई फ्लक्स इज टाइम इनवेरिंग। अगर मेरा फ्लक्स टाइम इनवेरिंग है तो ये किसी भी कंडक्टर को कट करेगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका डी फाई बाई डी टी क्या है, जीरो। मीन्स अगर ये फ्लक्स मेरा इस योक में से पास करेगा तो योक भी स्टेशनरी है ना, और स्टेशनरी में से ये टाइम इनवेरिंग फ्लक्स पास कर रहा है मेरा। योग तो स्टेशनरी है ही और मेरा फ्लक्स भी स्टेशनरी हो गया एक तरह से, क्योंकि ये भी तो टाइम इनवेरिंग है। तो डी फाई बाई डी टी तो मेरा आ गया जीरो। इसका मतलब मेरा कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो मतलब मेरा कोई भी एडी करंट लॉस नहीं होगा योग में। एडी करंट लॉस क्या होता है हम आराम से करेंगे, डोंट वरी, बट इस योग में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, मतलब कोई भी लॉस नहीं होगा। दैट्स वाई जनरली आवर योग इज नॉन लेमिनेटेड। अच्छा, लेमिनेशंस क्या होती है, लेमिनेशंस होती है लाइक इफ दिस इज ए, सपोज इफ दिस इज ए, दिस इज योक, ठीक है, मेरा ये योक है लाइक दिस, ओके, ऐसा एक सिलेंड्रिकल मशीन है और ये है मेरा योक। अगर मैं इसको सॉलिड का बना दूं तो है मेरा सॉलिड शेप। अगर मैं सपोज आई टेक लेयर बाय लेयर लाइक 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर एंड देन आई स्टैक देम टुगेदर, और कैसे करूंगा, एक लेयर और उसके बाद उसके बीच में एक पेपर की लेयर यानी कि इंसुलेशन, फिर उसके बाद मेरी फिर से एक लेयर और उसके बाद फिर से एक इंसुलेशन लाइक दिस, तो उसको हम बोलते हैं लेमिनेशंस। तो अगर हम इसका साइड व्यू देखेंगे अगर लेमिनेटेड उसका, तो यहाँ पे आएगी हमारा एक आयरन या फिर स्टील की प्लेट, देन देर विल बी ए इंसुलेशन, इंसुलेशन आ जाएगा, उसके बाद फिर से स्टील आएगा और फिर से इंसुलेशन आएगा, बहुत कम थिकनेस में। अगर आप देखोगे कभी किसी लेमिनेशंस को तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे लाइन खींची हुई है यहाँ पे लाइक दिस, दे आर द लेमिनेशंस। उनके बीच में इंसुलेटर होता है ताकि हमारा एडी करंट लॉस कम हो। क्यों कम होगा, इंसुलेटर का क्या पर्पज हो सकता है, इंसुलेटर की वजह से जो हमारी सिंगल शीट होती है वही एक कंडक्टर की तरह काम करती है, देन इंसुलेटर देन अगेन कंडक्टर, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम हो जाता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस मेरा बहुत इंक्रीज कर जाता है। दैट्स व्हाई माय करंट विल बी लेस इन द योक। अगर मेरा ईएमएफ इंड्यूस भी होगा योक में तो भी मेरा करंट बहुत ही कम होगा और मेरा लॉस बहुत ही कम होगा, क्योंकि लॉस क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। अगर रेजिस्टेंस मेरा बहुत ज़्यादा है तो मेरा पावर लॉस विल बी वेरी लेस। तो अगर मेरा फ्लक्स टाइम वेरिंग होता तो मेरे को यूज करनी पड़ती लेमिनेटेड योक, लेकिन मेरा यहाँ पे फ्लक्स ही टाइम इनवेरिंग है तो मैं सॉलिड योक यूज कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज फ्लक्स पासिंग थ्रू योक इज टाइम इनवेरिंग, सो नो वोल्टेज इंड्यूस्ड, नो लॉसेस, नॉन लेमिनेटेड योक इज यूज्ड। बट देयर इज वन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है, हमारे घर में कौन सी सप्लाई आती है, एसी। हैव यू एवर हेard कि किसी के घर में डीसी सप्लाई आ रही हो, पावर सप्लाई डिपार्टमेंट या डिस्कॉम से किसी को डीसी सप्लाई मिल रही हो, नो, नो वन गेट्स डीसी। तो हम डीसी मशीन को कैसे चलाते हैं, हम डीसी मशीन को चलाते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर। तो एसी आती है, एसी से हमने दिया रेक्टिफायर में और रेक्टिफायर बनाता है मेरा डीसी, बट द डीसी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेक्टिफायर इज नॉट प्योर डीसी, it has fluctuations. So if we are feeding a DC machine with DC power जो कि मैंने रेक्टिफायर से लिया है तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे, फ्लक्चुएशंस। दैट मीन्स उसका जो मेरा फ्लक्स बनेगा वो ट्रूली तो डीसी ऐसा होना चाहिए, अगर डीसी मेरा ऐसा हुआ तो जो मेरा फ्लक्स बनेगा वो बिल्कुल बिल्कुल टाइम इनवेरिएंट होगा। लेकिन जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर यानी कि रेक्टिफायर या इन्वर्टर इनका यूज कर रहा हूँ तो मेरे इसमें आएंगे फ्लक्चुएशंस, ठीक है, और फ्लक्चुएशंस आएंगे तो मेरा जो बनेगा क्या बनेगा, मेरा जो फ्लक्स होगा वो मेरा होगा टाइम वेरिंग, टाइम के साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर मेरा फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो अगर ये योक में से पास करेगा ये फ्लक्स टाइम वेरिंग, then some EMF will be induced which will not be equals to zero। मेरा कुछ EMF इंड्यूस होगा, अब इसकी वजह से मेरे होंगे लॉस अगर मैंने यूज कर लिया सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड मतलब पूरा का पूरा सॉलिड है, करंट अपनी मर्जी जहाँ मर्जी घूमेगा, करंट का अपना इलाका है इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें यूज करना पड़ेगा लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर में क्या होगा, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, 6 7 8 लाइक दिस, और हर लेयर के बीच में हमारा इंसुलेशन होता है, पेपर इंसुलेशन होता है या फिर वार्निश्ड इंसुलेशन होता है, वो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। बट उसकी वजह से मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा डिक्रीज,
और माई रेजिस्टेंस विल बी रो एल बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मेरा घट गया तो रेजिस्टेंस जाएगा मेरा बढ़, बाई लॉसेस विल बी वी स्क्वायर बाई आर, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो मेरा losses will be decreased. Okay, so sometimes we use laminated core when DC machine is operated in industry by getting supply from power electronic converters, that is rectifiers. क्योंकि rectifier क्या करता है, AC to DC बनाता है. Power electronic converters do not supply pure DC, so some eddy current produces in the yoke. To eliminate them, we use laminated core. I hope I am clear with my point. Low cost small machine, cast iron. लार्ज मशीन में माइल्ड स्टील यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि म्यू ऑफ स्टील इज इक्वल टू एटलीस्ट 2 टाइम्स म्यू ऑफ आयरन. म्यू क्या है, परमियाबिलिटी. तो स्टील का रिलेक्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, और रिलेक्टेंस कम हो जाता है तो मुझे फ्लक्स सेटअप करने के लिए कम एमएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है. कम एमएमएफ मतलब लेस नंबर ऑफ टन्स. मेरा कॉपर बच गया, और कॉपर वैसे ही बहुत महंगा है. इंडिया में वैसे भी कॉपर की कोई भी माइन नहीं है. एक माइन थी खेतड़ी माइन राजस्थान में, वो भी बंद हो चुकी है. So copper production is very less in our country, but we are rich in aluminium. But वो point मशीन का नहीं है, ठीक है. Now comes the pole. योक हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं पोल की. पोल पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल? पोल प्रोड्यूस द वर्किंग फ्लक्स. ठीक है, जो फ्लक्स मेरा काम कराता है, या जो फ्लक्स मेरा आर्मेचर को कट करता है, दैट फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोल. परमानेंट मैग्नेट क्या है? या तो हम यूज करें परमानेंट मैग्नेट, या फिर हम यूज करें इलेक्ट्रोमैग्नेट. अच्छा, परमानेंट मैग्नेट को सोच के ये इमेजिन मत कर लेना कि वो स्पीकर वाली मैग्नेट, कि उसी को लगा देंगे मोटर चल जाएगी. दैट इज अ वेरी वीक मैग्नेट. दे आर वेरी वेरी फार मोर सुपीरियर स्ट्रॉन्गर परमानेंट मैग्नेट्स. इफ यू वांट टू सी ऑन यूट्यूब permanent magnets, powerful permanent magnets. They are of the power that they can smash your fingers. If your fingers come in between, they will punch into your fingers. They are so strong. Okay. So permanent magnet, vanadium, chromium, molybdenum, nickel, neodymium. Neodymium is very strong, powerful permanent magnets. Okay. तो permanent magnet में हम हमारी ये सब मैग्नेट यूज हो सकती हैं. बट हम डीसी मशीन कब यूज करते हैं? जब हमें सुपीरियर स्पीड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट हो. ठीक है, अब मेरे को कंट्रोल चाहिए तो फिर मुझे फ्लक्स को वेरी कराना है. बट इन ए परमानेंट मैग्नेट कैन यू वेरी फ्लक्स? नो. परमानेंट मैग्नेट में जितना फ्लक्स सेट हो गया, जितने की तुमने मैग्नेट लगा दी एक बार, उतने की मैग्नेट लग गई. नाउ इट विल कंटिन्यू गिविंग दिस फ्लक्स. ओके, अब मैं इसमें फ्लक्स चेंज नहीं कर सकता. लेकिन अगर मुझे अपने स्पीड या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर के कंट्रोल करने हैं, देन आई नीड टू कंट्रोल माई फ्लक्स. ओके, अब फ्लक्स मुझे कंट्रोल करना है, सो आई नीड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, सो comes the electromagnet. A very very long wire wound on a steel specimen becomes an electromagnet. Steel specimen क्यों? क्योंकि permeability हाई है, रिलेक्टेंस कम होगा. रिलेक्टेंस कम होगा तो मेरा phi इक्वल टू mmf अपॉन में रिलेक्टेंस. रिलेक्टेंस कम होगा तो मेरा फ्लक्स ज्यादा होगा. ओके, वी वांट मैक्सिमम फ्लक्स. जितना ज्यादा फ्लक्स होगा मेरा, उतना ही ज्यादा मेरा EMF इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, उतने ही इजीली मेरी मशीन वर्क कर पाएगी. ओके, सो द डायरेक्शन of the magnetic field in an electromagnet is given by the right hand rule. वो क्या होता है? You will see it shortly. Okay, so what is my right hand thumb rule? This is my right hand rule. Okay, not thumb rule. Thumb rule वो वाला था जिससे हमने जनरेटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड करंट को कैलकुलेट किया था. In the right hand rule, if your thumb is in the direction of current, then your fingers will be the magnetic field and vice versa. Vice versa क्या होगा? अगर मेरा इंडक्टर है, सपोज दिस इज लाइक माई इंडक्टर, और मेरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस. सो इफ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, if you curl your fingers, that means your fingers will be curled around like this, then your thumb will show me the direction of magnetic field. It's vice versa. अगर मैं करंट की डायरेक्शन में थंब को रखता हूँ, स्ट्रेट वायर है, कोई स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं करंट की डायरेक्शन में अगर थंब को रखता हूँ तो मेरी जो फिंगर्स होंगी वो बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड को. एंड वाइस वर्सा, अगर मैं फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखूंगा तो माई थंब विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर मेरा ये एक सोलिनॉइड है, यहाँ से करंट जा रहा है, एंड इफ यू रोटेट द फिंगर्स तो मेरा फील्ड ऐसे आया, तो यहाँ पे मेरा बनेगा नॉर्थ पोल. जहाँ से फील्ड निकलता है वो होता है नॉर्थ पोल. एस में एंटर करता है, N4 निकलता है, N4 निकलता है. सो नॉर्थ पोल से मेरा फील्ड निकलता है बाहर. ओके, नाउ वी विल सी द इलेक्ट्रोमैग्नेट.
इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? ए वेरी वेरी लॉन्ग वायर वाउंड ऑन ए स्टील स्पेसिमेन। यू कैन सी हियर आई हैव वाउंड ए वायर। तो नाउ यू कैन फाइंड, तुम्हें वाइंडिंग का सेंस दिख रहा है, वाइंडिंग यहाँ के ऊपर से जाके पीछे से घूम के आ रही है। यू कैन सी द करंट हियर। सो व्हाट विल बी माय मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन? आप उंगली फिंगर्स को अपनी को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो। माय थंब विल पॉइंट टू द लेफ्ट। सो हियर विल बी नॉर्थ पोल एंड दिस फ्लक्स विल गो, दिस विल कट द आर्मेचर। आर्मेचर को कट करने के बाद ये फिर मेरा दूसरे साउथ पोल में जाएगा कहीं पे, एंड देन थ्रू द योक इट विल रिटर्न बैक। ओके, through the yoke it will return back in this pole. Fine. What is my mmf? mmf equals to number of turns into my current I. That is my mmf. Okay, so this is the electric and magnetic circuit analogy. ये हमने नेटवर्क में पहले भी करी थी। करंट क्या होता है मेरा? emf by resistance, emf by resistance, ठीक है। to drive the current in a circuit, electromotive force is required. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन में डालने वाला फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन द फोर्स शुड इंक्रीज टू मेंटेन द सेम करंट। ठीक है, ये इसकी एनालॉजी होगी। तो सेम होता है मेरा मैग्नेटिक सर्किट में। मैग्नेटिक सर्किट में मेरा एमएमएफ होता है ड्राइविंग फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा दे उस सर्किट में। मैग्नेटोमोटिव, मैग्नेटिक फील्ड को जो मूव करा दे, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड इट इज इक्वल्स टू एन आई। तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? My phi will be mmf by reluctance। तो अगर मेरा रिलक्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, तो टू मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ फ्लक्स आई नीड टू इंक्रीज माई mmf। इफ माई रिलक्टेंस इज इंक्रीज देन टू मेंटेन द सेम फ्लक्स आई नीड टू इंक्रीज माई mmf। ओके, और रिलक्टेंस क्या होता है मेरा? रिलक्टेंस इक्वल्स टू माई L by mu A। So reluctance is inversely proportional to permeability of the material। अगर मेरी permeability ज़्यादा होगी, if my permeability क्या होती है? mu। अगर मेरी permeability ज़्यादा होगी तो reluctance होगा कम तो मेरा फ्लक्स होगा ज़्यादा। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ व्हाट इज म्यू? 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7 होगा म्यू नॉट, मीन्स फ्री स्पेस की परमियाबिलिटी। और फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10 माइनस 12। यू कैन सी म्यू नॉट इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई वी यूज मैग्नेटिक फील्ड इन आवर मशीन्स एंड नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कभी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि हम व्हाई वी यूज मैग्नेटिक फील्ड इन अ मशीन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू कैन से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 फेरेड पर मीटर, लाइक दिस। फेरेड पर मीटर ही होती है शायद, या इट इज करेक्ट, फेरेड पर मीटर। ओके, और म्यू नोट क्या है मेरा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। तो मेरा म्यू नोट इज मच लार्जर देन एप्सिलॉन नोट। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज मैग्नेटिक फील्ड इन ए मशीन। अब यहाँ में रिलक्टेंस देखूंगा तो मेरा रिलक्टेंस क्या होगा? मेरा L अपॉन में म्यू ए। ठीक है, तो अगर मेरा म्यू ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रिलक्टेंस कम होगा, तो मेरे को mmf कम देना पड़ेगा टू सेट अप द सेम फ्लक्स। So it is the reason that in almost all 100% machines we use the magnetic field only. Okay, now capability to permit flux is higher in magnetic material, so magnetic field is used, not electric field। ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट ज़्यादा है, that's why magnetic field is used in all the machines। Okay, now we will see next। अच्छा, हमने देख लिया कि हम वाइंडिंग को कैसे पता करेंगे। सॉरी, अगर हमको वाइंडिंग का सेंस पता हुआ तो हम फील्ड कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा पोल बनेगा यहाँ पे। सी हियर, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है इन दिस डायरेक्शन। इफ यू कर्ल योर फिंगर्स देन माय फ्लक्स विल कम आउट, ओके, सो दिस इज माय नॉर्थ पोल। अगर इसमें देखेंगे हम, तो अगर आप अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी, माई थंब विल गो अपवर्ड। तो नेगेटिव फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में, सो हेयर साउथ और हेयर नॉर्थ। फाइन, this is my right hand thumb rule। and in any electromagnet excitation will be always DC। अगर आपने AC दे दिया, सपोज, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने AC दे दिया, सपोज दिस इज माय पोल, ओके, और यहाँ पे मेरी है वाइंडिंग, दिस इज माय वाइंडिंग। तो मेरा करंट यहाँ से जा रहा है लाइक दिस। अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा
करंट के अलाउ तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर, ठीक है। सो दिस इज माई साउथ पोल, दिस इज माई बैटरी, ओके। नाउ अब मेरे मन में आया कि नहीं मैं यहाँ पे AC नहीं, मैं तो यहाँ पे DC दूंगा। इफ आई गिव हेयर, सॉरी DC नहीं AC दूंगा मैं यहाँ पे। DC केस में तो मैंने देख लिया यहाँ पे साउथ पोल बना था, मैंने अगर AC दिया यहाँ पे, सपोज व्हेन इट इज प्लस इट इज माइनस, तो मेरी करंट की डायरेक्शन रहेगी सेम, मेरा ये बन जाएगा साउथ पोल। नाउ इफ सप्लाई में यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, तो करंट की डायरेक्शन मेरी हो जाएगी रिवर्स, करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो हर वायर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, लाइक दिस। नाउ अगर मैं अब अपने फिंगर्स को थोड़ा हाथ उठा के कर्ल करूंगा तो मेरा फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्थ। नाउ क्या होगी ये मेरी जो मैंने मैग्नेट बनाई है, अगर मैंने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है तो 50 हर्ट्ज में ये 100 टाइम्स नॉर्थ बनेगी और 100 टाइम्स बन जाएगी साउथ, सॉरी नो 50 टाइम्स नॉर्थ बनेगी, 50 टाइम्स साउथ बन जाएगी ये मैग्नेट। दैट्स व्हाई वी नेवर गिव excitation to an electromagnet as alternating current. Excitation never AC because the poles will keep on changing as the cycle changes from positive to negative. जैसे ही मेरी नेगेटिव वोल्टेज होगी करंट रिवर्स हो जाएगा, करंट रिवर्स हो जाएगा तो मेरा वो पोल भी चेंज हो जाएगा, जो पहले साउथ था वो अब नॉर्थ बन जाएगा, पहले जो साउथ था वो अब बन जाएगा नॉर्थ पोल। सो वी डू नॉट गिव AC एज एन एक्साइटेशन, ठीक है। अगर दे भी दिया तो हमने यहाँ पे पहले नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ, तो रोटर मेरा घूमेगा सपोज क्लॉकवाइज, इमीडिएटली जैसे ही रोटर घूमने की ट्राई करेगा मेरे पोल चेंज हो जाएंगे, मेरा पोल यहाँ पे बन जाएगा S, यहाँ पे बन जाएगा N, एंड देन माई रोटर विल ट्राई टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटर रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहेगा एंड इट वॉन्ट रोटेट, दैट्स इट। सो वी नेवर गिव अवर एक्साइटेशन एज AC। पोलैरिटी ऑफ ए पोल डिपेंड्स ऑन सेंस ऑफ वाइंडिंग, हमारी वाइंडिंग कैसी है, दैट मीन्स राइट हैंड रूल। तो आप इसको कंबाइन कह सकते हो कि पोलैरिटी ऑफ ए पोल डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। आप उसमें सेंस, वाइंडिंग का सेंस और करंट दोनों देख सकते हो, अगर करंट रिवर्स कर दिया तो पोल भी रिवर्स हो जाएगा, और वाइंडिंग का सेंस रिवर्स कर दिया तो भी मेरा पोल रिवर्स हो जाएगा, जैसा हमने पहले अभी देखा था, ओके। नाउ वी विल सी हाउ इज माई पोल वाइंडिंग। तो मैंने पोल की इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी बनी थी हमारी, लाइक दिस, और इस पे वाइंडिंग कौन सी थी, एक थिन लॉन्ग वायर से हमने इस पे वाइंडिंग कर रखी थी, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, इसको हम बोल देते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। दैट मीन्स द एंटायर वाइंडिंग इज कंसंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट, वहीं पे हमने सारे के सारे वायर्स को रैप किया है। एक होती है हमारी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहाँ पे यूज होती है, जनरली इन द आर्मेचर, ठीक है। हमारे यहाँ पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है पोल में ओनली, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है मेरी आर्मेचर्स में, AC मशीन्स के भी आर्मेचर्स में, बट जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं पोल्स में ऑलवेज कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। दिस इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग और पोल वाइंडिंग और एक्साइटिंग वाइंडिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग। सी इन दिस सर्किट यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, अगर मेरे यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है, यहाँ पे साउथ पोल बनता है, एंड हेयर आई अप्लाई द एक्साइटेशन। सारे पोल्स को हम सीरीज में ही कनेक्ट कर देते हैं ताकि एक ही सोर्स से एक्साइटेशन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेपर मोटर एक डिफरेंट चीज़ है, जहाँ पे हम हर पोल को अलग से सप्लाई देते हैं, वो स्टेपर मोटर का केस है, वो हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। बट फॉर प्रैक्टिकली दिस मशीन ऑल द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बस हम उसकी वाइंडिंग के सेंस को अपोजिट कर देते हैं। जहाँ पे नॉर्थ बनाना है वहाँ पे वाइंडिंग को ऐसे लपेटेंगे कि नॉर्थ बने, जहाँ पे साउथ बनाना है वहाँ पे साउथ बना देंगे। नाउ जो हमारा ये पोल दिख रहा है, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज माई फ्रंट व्यू। अगर मैं यहाँ पे साइड से देखूंगा, साइड से, तो साइड से मुझे दिखेगा ये वाला व्यू, दिस इज माई साइड व्यू ऑफ ए पोल। अब मैं साइड से देखूंगा तो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्मेचर, आर्मेचर की पूरी लेंथ के ऊपर मेरा पोल बना हुआ होता है, ओके। दिस इज कॉल्ड पोल कोर, दिस इज पोल शू, एंड दिस इज माई पोल आर्क, पोल शू, पोल कोर, ये मेरे लेमिनेशंस है। अच्छा, वैसे तो मेरे पोल में क्या होगा, पोल किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना हुआ, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होगा। टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होगा तो मेरा d∅dt, देखो फ्लक्स मेरा स्टेशनरी है, टाइम इनवेरिंग मीन्स स्टेशनरी है फ्लक्स मेरा, और मेरा जो पोल है, ये पोल भी मेरा कहीं भी रोटेट नहीं कर रहा, तो ये भी स्टेशनरी है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। अब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो मेरा d∅dt क्या होगा, नो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो EMF इंड्यूस इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स
नो लॉस। बट फिर भी हम इसे लेमिनेट करते हैं, क्यों? एक रीजन तो मैंने बताया था, जैसा कि मैंने आर्मेचर में बताया था, पोल में, योक में, कि जब हम अपनी मशीन को रेक्टिफायर से फेड करते हैं, एसी से लगाया रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से दिया डीसी, तो उसमें आते हैं थोड़े हार्मोनिक्स, थोड़े फ्लक्चुएशंस, वो प्योर डीसी नहीं होती, तो वहाँ पे थोड़ा लॉस होता है। उन लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हम लेमिनेटेड पोल कोर यूज करते हैं। लेमिनेशन आपको देखिए कैसे होती है, एक पूरी की पूरी लेयर, देन इंसुलेशन, देन लेयर, देन इंसुलेशन, लाइक दिस। ओके, लेमिनेशन की थिकनेस काफी कम होती है। यू कैन सी इट इज 0.5 mm टू 1 mm थिक। तो कितनी होगी 0.5 mm, मतलब अगर मैं ये लाइन खींचूं तो ये लाइन भी मेरी 1 mm की होगी। तो बस इतनी मोटी मोटी लेमिनेशन होती हैं। और फिर यहाँ पे इंसुलेशन होता है, फिर अगली लेमिनेशन, फिर इंसुलेशन, अगली लेमिनेशन, इंसुलेशन, अगली लेमिनेशन, लाइक दिस। और फिर उनको हम फोर्स लगा के स्टैक कर देते हैं, मीन्स चिपका देते हैं एक तरह से, एंड देन वी मेक द पोल। बट बट इवन इफ माई सप्लाई इज प्योर डीसी, अगर मेरा सप्लाई प्योर डीसी भी है, अगर मेरा सप्लाई प्योर डीसी है बिल्कुल, तो भी जो मेरा यहाँ पे पोल आर्क दिख रही है आपको, पोल आर्क, पोल शू, यहाँ पे मेरा फिर भी एडी करंट लॉस होगा। क्यों होगा? दैट इज कॉल्ड पल्सेशन लॉस, और वो हम देखेंगे जब हम आर्मेचर को पढ़ेंगे। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। सपोज दिस इज माई पोल एंड दिस इज माई आर्मेचर। यहाँ पे मेरा आर्मेचर है, ठीक है। यहाँ पे आर्मेचर में कंडक्टर रखे हुए हैं, कंडक्टर दिस इज माई गोल आर्मेचर। जहाँ पे कंडक्टर है यहाँ पे कॉपर है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस डिफरेंट होगा। जहाँ पे स्टील है यहाँ पे रिलक्टेंस कम होगा। कॉपर तो डायमैग्नेटिक है ना, तो कॉपर पे रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। जहाँ पे कॉपर है वहाँ पे रिलक्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। जहाँ पे स्टील है वहाँ पे रिलक्टेंस क्या होगा? स्टील और आयरन, वहाँ पे रिलक्टेंस क्या होगा? कम। तो जहाँ पे रिलक्टेंस कम है वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा, जहाँ पे कॉपर है वहाँ पे रिलक्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे फ्लक्स क्या होगा मेरा? कम। इन दिस वे देयर विल बी पल्सेशंस, मीन्स कभी फ्लक्स ज़्यादा, कभी फ्लक्स कम, कभी फ्लक्स ज़्यादा, कभी फ्लक्स कम, कभी फ्लक्स ज़्यादा, लाइक दिस। तो जब ये फ्लक्स मेरा पोल शू में टच करेगा ना, जब ये फ्लक्स मेरा पोल शू को कट करेगा, तो चाहे मेरी सप्लाई बेशक से प्योर डीसी हो, देयर विल बी ए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, एडी करंट बनेंगे, एंड देन देयर विल बी पावर लॉस। दैट्स व्हाई माय पोल आर्क, ठीक है, माय पोल आर्क और से पोल शू ऑलवेज नीड्स टू बी लेमिनेटेड इवन इफ माय सप्लाई इज प्योर डीसी। अगर मेरी प्योर डीसी सप्लाई है, फिर भी मुझे यहाँ पे पोल शू को लेमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन डिजाइन करने में इजीनेस हो इसलिए हम पूरे के पूरे पोल को ही लेमिनेशन से बना देते हैं, क्योंकि ये सॉलिड बनाएं, ऊपर वाला पोल कोर को सॉलिड बनाएं और पोल शू को लेमिनेशन का बनाएं, तो फिर ज्वाइंट करेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई वी ऑप्ट फॉर एंटायर लेमिनेशंस। लेमिनेशन का एक डिसएडवांटेज होता है कि इससे स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है। अगर सिंगल पीस होता है पूरा का पूरा स्टील का, देन इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे लेमिनेशन है तोड़ तोड़ के फिर जोड़ा गया है, दैट मीन्स सो इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ओके, नहीं, आई होप यू गॉट द पल्सेशन क्या होता है। मेरा पोल है, पोल के नीचे आर्मेचर आया, आर्मेचर में कहीं पे कंडक्टर है, कहीं पे स्टील है, ये टीथ्स होते हैं, इनको टीथ्स बोलते हैं। कहीं पे कंडक्टर कॉपर है, कहीं पे स्टील है, कहीं पे कंडक्टर कॉपर है, कहीं पे स्टील है, तो रिलक्टेंस चेंज होता है, रिलक्टेंस चेंज होता है तो मेरा फ्लक्स चेंज होता है, दैट मीन्स माई फ्लक्स बिकम्स टाइम वेरिंग, ऐसे ऐसे वेरी करता है फ्लक्स जब मोटर मेरी ऑपरेट करती है। दैट्स वाई पोल शू में हमेशा एडी करंट लॉस आ जाएंगे इवन इफ माई प्योर डीसी सप्लाई एंड माई कोर इज नॉट लेमिनेटेड। तो उन्हीं लॉस को कम करने के लिए हम अपनी कोर को करते हैं लेमिनेट। इसको हम फिर से डिटेल में देखेंगे एक बार जब हम आर्मेचर की स्टडी करेंगे। ओके, दिस इज माई आर्मेचर कोर, दिस इज पोल, इनको बोलते हैं टीथ। टीथ क्या है? जो बाहर निकल रहा है, जहाँ पे खाली जगह है उसको बोलते हैं स्लॉट। स्लॉट में हमारे कंडक्टर रखे जाते हैं, यहाँ पे कंडक्टर आते हैं स्लॉट में, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना टीथ और स्लॉट वाला, वही टीथ स्लॉट है। ओके, नाउ armature should be of high permeability because all the energy conversion in DC machine, electrical to mechanical or mechanical to electrical, even in an AC machine takes place in the armature only। ठीक है, तो मेरे आर्मेचर की परमेबिलिटी शुड बी वेरी हाई। आर्मेचर की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिलक्टेंस कम होगा, फ्लक्स विल बी मोर, और फ्लक्स कैन इजीली पास थ्रू दैट आर्मेचर whose reluctance is more, and all work is done by flux only। So we want minimum reluctance of core so that less MF is required for the working flux।
लेस एमएमएफ इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग फ्लक्स टू गेट एस्टेब्लिश्ड। मीन्स सिंपल सी बात है, जितना भी मेरा सारा फ्लक्स होता है सारा आर्मेचर से तो पास करता ही है। अगर आर्मेचर के ऊपर एक कंडक्टर है तो वो कितना फ्लक्स कट करता है, 5 इंटू में नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो सारा का सारा फ्लक्स मेरा आर्मेचर से पास करता है, दैट मीन्स इट्स परमेबिलिटी शुड बी हाई। ठीक है, least MF is so we need high permeability, so that least MF is required to set up the flux in the core, so we use steel core। स्टील कोर हमारी, क्योंकि स्टील कोर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि स्टील की परमेबिलिटी, मैं थर्ड टाइम बता रहा हूँ, स्टील की परमेबिलिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स परमेबिलिटी ऑफ कास्ट आयरन। सस्ती मशीन होगी तो उसमें आयरन यूज कर लेंगे, बट स्लाइटली गुड, स्लाइटली बिग मशीन होगी तो उसमें हमारा हमेशा कोर स्टील की ही होगी। ओके, प्रॉब्लम क्या है मेरे स्टील के साथ, स्टील हैज हाई परमेबिलिटी एज वेल एज हाई कंडक्टिविटी, मीन्स लो रेजिस्टेंस। अब लो रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, मेरा लॉस क्या होगा, मेरा एडी करंट लॉस जैसे होते हैं, सपोज वोल्टेज इंड्यूस होगी उसमें वी स्क्वायर बाई आर, तो रेजिस्टेंस कम है तो मेरा लॉसेस विल बी वेरी हाई। तो प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज दिस इज माई स्टील रोटर और ये मेरा ये मेरा वो है स्लॉट एंड टीथ एंड स्लॉट्स। ठीक है, तो ये मेरा कंडक्टर है, बाकी ये मेरा स्टील है, सब कुछ स्लॉट्स। जब मेरा यहाँ पे अगर फ्लक्स है, अगर मेरा ये आर्मेचर घूमेगा तो कंडक्टर तो फ्लक्स को कट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो स्टील है जिसका आर्मेचर बना हुआ है, स्टील ऑल्सो कट्स द फ्लक्स, स्टील ऑल्सो कट्स द फ्लक्स व्हेन माय कंडक्टर कट्स फ्लक्स, माय स्टील ऑल्सो कट्स फ्लक्स। जब यहीं पे सारी प्रॉब्लम होती है। अब जब कंडक्टर ने फ्लक्स को कट किया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, कंडक्टर ने फ्लक्स को कट किया ईएमएफ इंड्यूस होगा एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन कंडक्टर के ऊपर तो इंसुलेशन है हमारा, ठीक है, तो उसको तो हम प्रॉपर चैनल करके निकाल लेते हैं, उस करंट को या उस वोल्टेज को तो हम बाहर निकाल लेते हैं कंडक्टर की। बट स्टील तो सॉलिड है, उसमें तो कोई ये भी नहीं है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्न्स है या कुछ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जब स्टील कट करता है फ्लक्स को तो उसमें ऐसे ही रैंडम कुछ भी ईएमएफ जनरेट होता है, उससे मेरा करंट बनता है और उसको बोलते हैं हम एडी करंट। अच्छा, एडी का मतलब क्या होता है वैसे, सपोज इफ यू सी अ रिवर, इफ दिस इज अ रिवर और इसकी बाउंड्री में इसकी में कहीं गड़बड़ है, थोड़ा इरेगुलर बाउंड्री है। नाउ इफ यू सी वाटर इज फ्लोइंग इन सर्टेन सेक्शन, इन लाइक दिस सेक्शन water keeps on rotating like this, okay, this water doesn't go anywhere, it rotates like this only, these are called eddies, इनको हम बोलते हैं एडी। तो ऐसे ही एडी करंट होता है मेरा, वो कोर में कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ कोर में रोटेट करेगा, कोर में घूमेगा और मेरा लॉस क्रिएट करेगा, दैट विल बी आई स्क्वायर आर लॉसेस। ओके, स्टील भी कट, जब कंडक्टर कट करेगा फ्लक्स को तो स्टील भी फ्लक्स कट कर दिए, यही मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टील की परमेबिलिटी तो हाई है, साथ ही साथ स्टील की मेरी हाई कंडक्टिविटी भी है। नाउ रीड दिस, ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी एडी करंट सर्कुलेट्स एंड कोर अटेन्स वेरी हाई टेम्परेचर, because when copper conductor cuts the flux, the steel core also cuts, EMF is induced which causes the eddy current loss. Okay, so to avoid this problem, कभी भी अगर कोर में लॉस बढ़ रहा है तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, लेमिनेशंस यूज कर लो। लेमिनेशंस आर डन पैरेलल टू द फ्लक्स लाइंस। अच्छा, अगर मेरे फ्लक्स, सपोज मेरा फ्लक्स ऐसे पास कर रहा है, सी हियर देयर आर 2 डायग्राम्स, यहाँ पे मेरा लेमिनेशन क्या, परपेंडिकुलर, मींस जो मेरा आर्मेचर था, सपोज दिस इज माय आर्मेचर, ये मेरा आर्मेचर का कोर है, तो मैंने इसमें लेमिनेशन अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, तो मैं फ्रंट में देखूंगा तो मेरा डायग्राम बनेगा ऐसा, ठीक है। अब मैं लेमिनेशन को ऐसे कट कर दूं वर्टिकली तो मेरा ऐसा बनेगा। नाउ माय फ्लक्स हैज टू पास फ्रॉम स्टील देन पेपर देन स्टील देन पेपर देन स्टील देन पेपर, तो मेरा रिलक्टेंस इतना ज्यादा, इतना हाई हो जाएगा कि मेरे पास पोल के ऊपर जगह भी नहीं बचेगी वाइंडिंग लगाने की, बिकॉज एमएमएफ रिक्वायर्ड विल बी वेरी हाई। इतना ज़्यादा एमएमएफ रिक्वायर्ड होगा फ्लक्स सेट करने के लिए कि वो मेरा मशीन के लिए बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं होगा। अगर मैं ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे लेमिनेशंस कर देता हूँ कि स्टील फिर पेपर, तो फ्लक्स कैसे आएगा, पहले स्टील में आएगा, फिर जंप करेगा पेपर में, फिर स्टील में, फिर जंप करेगा पेपर में। सो दिस इज नॉट गुड आइडिया। तो हम कैसे करते हैं लेमिनेशंस, लेमिनेशंस आर ऑलवेज डन पैरेलल टू द फ्लक्स लाइंस। अगर मेरा यहाँ पे मेरा सपोज यहाँ पे मेरा नॉर्थ पोल है, तो सपोज साउथ पोल है और यहाँ पे मेरा नॉर्थ पोल है, तो लेमिनेशन हम ऐसे करेंगे पैरेलल, तो कोई भी जो फ्लक्स लाइन होगी वो एक ही स्टील के पार्ट में से टोटल पार करके साउथ पोल में चली जाएगी, ठीक है। बस लेयर बाय लेयर हम इनको प्लेस कर देते हैं और बीच में होता है हमारा इंसुलेशन। ओके, आई होप यू गॉट इट, ठीक है।
नाउ सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है वो कौन सा होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लैमिनेशन किसकी बनी होती है हमारी, सिलिकॉन स्टील। ओके, तो मैं पहले किसकी बना रहा था, स्टील, बट स्टील की प्रॉब्लम क्या थी, स्टील के एक तो एडवांटेज था कि इसका म्यू तो था हाई, ठीक है, बट इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरे एडी करंट लॉस बहुत ही ज़्यादा थे। नाउ आई वांट टू रिड्यूस इट्स कंडक्टिविटी विदाउट ऑल्टरिंग इट्स परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी तो ये ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छी दे रहा है, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, बट इसकी कंडक्टिविटी मुझे कर रही है परेशान, बिकॉज एडी करंट लॉस उसमें बढ़ जाते हैं। नाउ टू रिड्यूस इट्स कंडक्टिविटी विदाउट चेंजिंग द परमियाबिलिटी, व्हाट वी डू, वी ऐड सिलिकॉन, ठीक है। तो जब हम सिलिकॉन ऐड करते हैं तो सिलिकॉन कुछ कुछ हमारा आयरन एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेता है, और इस बॉन्ड बनाने से, इस बॉन्ड के बनाने से माई परमियाबिलिटी is not changed but my conductivity reduces very much. Generally 4% silicon and 96% steel is added. Okay, so conductivity reduces very much. By adding silicon our permeability do not reduces but conductivity reduces. सिलिकॉन जो हमारा होता है डोंट अफेक्ट परमियाबिलिटी बट डिक्रीजेस द कंडक्टिविटी। वही तीन चीज अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। वी कैन ऐड आयरन टू रिड्यूस कंडक्टिविटी, अगर हम आयरन ऐड करेंगे स्टील में तो भी शायद हो सकता है कंडक्टिविटी रिड्यूस कर जाए, बट उससे हमारी परमियाबिलिटी भी रिड्यूस कर जाएगी। हम सिलिकॉन की जगह अगर हम कुछ और यूज करेंगे हो सकता है उससे हमारी कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो भी बॉन्ड बना लेगा आयरन के साथ, स्टील के साथ, बट वो हमारी परमियाबिलिटी को भी रिड्यूस कर देगा, बट सिलिकॉन डज नॉट डू सो। एंड व्हाई वी डू नॉट यूज सिलिकॉन मोर देन 4%? लुक, जितना भी एनर्जी कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ऑल द एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द आर्मेचर। सारा एनर्जी कन्वर्जन होता है मेरा आर्मेचर में। ओके, इफ माई आर्मेचर इज वीक देन इट विल ब्रेक डाउन, ये टूट जाएगा। अगर मैं सिलिकॉन को 4% से ज़्यादा बढ़ा देता हूँ देन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, तो मेरा जो आर्मेचर बनता है वो होता है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स वो टूट जाता है जल्दी। इट इज नॉट एबल टू बियर मोर स्ट्रेस, ठीक है। आपने ट्रांसफॉर्मर में हमिंग साउंड सुना होगा, हमिंग साउंड और हिसिंग साउंड, वो भी मेरा लेमिनेशन जो होती है उस पर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है ना, जैसे फ्लक्स इंक्रीज होता है, इट एट्रैक्ट देन इट एक्सपेंड्स, फ्लक्स डिक्रीज तो एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट, लाइक दैट, तो उसी की वजह से आता है मेरा हमिंग साउंड। इट इज वेरी हाई स्ट्रेस, तो रोटर पे भी हमारे पे बहुत हाई स्ट्रेस लगता है, दैट्स व्हाई वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रोटर, ठीक है। स्टील मेक्स बॉन्ड विद सिलिकॉन, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड हेंस कंडक्टिविटी रिड्यूसेस। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया था अभी कि लैमिनेशंस को अगर हम ऐसे कर देंगे परपेंडिकुलर तो क्या लॉस है, मेरे जो फ्लक्स है, जो मेरा फ्लक्स है उसके पाथ का रिएक्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि फ्लक्स पहले पास करेगा, लाइक इसमें क्या है, फ्लक्स पहले पास करेगा मेटल से, देन इंसुलेशन, देन मेटल, देन इंसुलेशन, देन मेटल, देन इंसुलेशन, लाइक दिस, ऐसे मेरा पास करेगा फ्लक्स। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन रीड इट। If laminations are perpendicular to the flux lines, then flux has to cross the paper insulation, so reluctance of the core is increased much, so we do parallel with the flux lines. Okay, what are my core losses? My core losses are eddy current loss plus my hysteresis loss. Eddy current loss is proportional to Bm square. Bm क्या है मेरे? Bm है मेरी magnetic field intensity, that is Weber per meter square, means flux per unit area is my B. ओके, इंटू में फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू में थिकनेस का स्क्वायर, ये आ गया मेरा एडी करंट लॉस। तो मेरा हिस्टेरिसिस क्या है, bm टू द पावर x, bm टू द पावर x प्लस इंटू f फ्रीक्वेंसी इंटू v, ये प्लस का साइन नहीं है, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी f इंटू वोल्टेज, ठीक है। और x क्या होता है, x को हम बोलते हैं स्टेनमेट्ज कोफिशिएंट, सी हियर दिस इज स्टेनमेट्ज कोफिशिएंट, x इज माई स्टेनमेट्ज कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू x सिलिकॉन को ऐड कर देंगे तो 1.6 है, लाइक अगर HRG हो तो 1.6 होती है, अगर मैं CRG यूज कर लूँ देन इट्स वैल्यू डिक्रीजेस लाइक दैट। ओके, सो बाय एडिंग सिलिकॉन हिस्टेरिसिस लॉसेस आर ग्रेटली रिड्यूस्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 1.5 से 2.5 है, अगर सिलिकॉन ऐड कर देते हैं तो हम x बिकम्स 1.6, दैट मीन्स लॉसेस आर रिड्यूस्ड। ओके, इसका हम डिटेल में बाद में देखेंगे, एडी करंट लॉस कैलकुलेट करना, हिस्टेरिसिस लॉस कैलकुलेट करना, सो नो नीड टू पैनिक नाउ। अच्छा, जो लेमिनेशंस होती है, अब हमको अगर हमने लेमिनेशंस काटी और हमने वैसे को वैसे ही लगा दी तो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ, इट इज इक्विवेलेंट टू ए सॉलिड रोटर। जैसे सॉलिड था, अगर मैं उसी को काट काट के फिर से जोड़ दूं तो कुछ फायदा नहीं है,
दैट्स व्हाई देयर इज एन इंसुलेशन बिटवीन द लैमिनेशंस. इट मे बी पेपर इंसुलेशन और वार्निश कोटिंग और इट इज ए इंसुलेशन क्रिएटेड बाय द हीट ट्रीटमेंट. हीट ट्रीटमेंट से वहां पे आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जो आयरन ऑक्साइड हमारा इंसुलेटर होता है दोनों लेयर्स के बीच में. लाइक या तो आप लेमिनेशन के बीच में पेपर यूज कर लो, या फिर लेमिनेशन पे वार्निश कोटिंग में पेंट कर दो, या फिर उनको हीट ट्रीटमेंट से ज्वाइन करो, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, विच इज एन इंसुलेटर. ओके, सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन. तो ऑन द थिकनेस, थिकनेस पे हमें वार्निश की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ साइड ही साइड पे चाहिए. थिकनेस से तो वैसे भी हमें फ्लक्स पास कराना है. लाइक अगर मेरी लेमिनेशन है, इफ दिस इज माई लेमिनेशन, ठीक है, ये मेरी एक लेयर है, तो मैं वार्निश कहाँ करूंगा, आई विल वार्निश ओनली दिस साइड. यहाँ पे मैं वार्निश कोटिंग करूंगा बस, और जो इसके अदर इधर इधर जो साइड है इसकी वहां पे, ठीक है. बट जो ये इसकी थिकनेस है यहाँ पे, यू कैन सी दिस थिकनेस, इस थिकनेस पे मैं कोई भी कोटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि इसी थिकनेस से मेरा फ्लक्स पास करके निकलता है. ठीक है, हम हमेशा जो लेमिनेशन करते हैं वो परपेंडिकुलर टू फ्लक्स लाइन होती है, सॉरी पैरेलल टू फ्लक्स लाइन होती है. परपेंडिकुलर में तो हमने देखा था कि रिलक्टेंस बहुत इंक्रीज कर जाता है, इसलिए और लेमिनेशन आर पैरेलल टू द फ्लक्स लाइंस. ओके, तो यहाँ पे मेरी लेमिनेशन जो है ये, यहाँ पे हम कोई भी वार्निश कुछ भी कोटिंग नहीं करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई कोटिंग नहीं है, बस साइड ही साइड पे कोटिंग होती है. ओके फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑन द थिकनेस नो वार्निश, ओनली ऑन साइड surfaces are coated. Thickness is not varnished because flux travels through them. If core does not rotate, then no eddy current losses in core because time and varying field is there. अगर मेरी कोर रोटेट ही नहीं करेगी, अगर मेरा आर्मेचर रोटेट ही नहीं करेगा, तो मेरा डीसी मशीन है, डीसी मशीन में मेरा फ्लक्स तो मोर और लार्ज अप्रोक्सीमेटली टाइम इनवेरिंग है, तो फिर मेरा वहां पे कोई भी फ्लक्स कट ही नहीं करेगा, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, कोई लॉस ही नहीं होगा. बट क्या ये इकोनॉमिकली पॉसिबल है? मैंने एक मोटर ले ली, बट आई एम सेइंग to avoid eddy current and hysteresis losses I am not rotating it. मीन्स मैंने एक मोटर ली, बट मैं कह रहा हूँ कि इसमें मुझे एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस नहीं करने हैं, इसलिए मैं इसको ऑपरेट नहीं कर रहा. सो इट्स फुलिशनेस. ठीक है, हमारा आर्मेचर भी होगा, हमारा कोर भी होगा, हमारा रोटेट भी करेगा, लॉसेस भी आएंगे, बट हम लॉसेस को कम करेंगे. कैसे कम करेंगे? बाय यूजिंग लेमिनेशन. और लेमिनेशन के बीच में पेपर यूज करो, या वार्निश, या फिर हीट ट्रीटमेंट. मैंने 3 बता दिया आपको, पेपर इंसुलेशन, या फिर वार्निश, या फिर हीट ट्रीटमेंट. यू कैन नोट देम डाउन. ओके, नाउ दिस आर द एडी करंट्स. मैंने आपको बताया था किसी भी रिवर में जहाँ पे करंट पानी ऐसे फ्लो कर रहा होता है कहीं एक पे सर्कुलर वे में, उसको हम बोल देते हैं एडी. ऐसे ही हमारा एडी करंट होता है, वहीं पे सर्कुलेट करता रहता है, कहीं भी नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ लॉस और हीट प्रोड्यूस करता है. व्हाट इज माई टाइम इनवेरिंग फ्लक्स? टाइम इनवेरिंग फ्लक्स डू नॉट कॉज एनीथिंग टू स्टेशनरी पार्ट, क्योंकि स्टेशनरी पार्ट के साथ वो कट ही नहीं करेगा. ईएमएफ तो इंड्यूस जब होगा ना, जब रिलेटिव मोशन होगा. फैराडेज लॉ क्या कहता है? whenever there is a conductor there is a flux and there is a relative motion. that means one thing cuts the other. या तो फ्लक्स कंडक्टर को कट करे, या फिर कंडक्टर फ्लक्स को कट करे. बट व्हेन मशीन इज फेड विद पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सप्लाई नॉट प्योर डीसी, देन फ्लक्स इज टाइम वेरिंग. ये मैंने रीजन बताया था मैंने आपको कि पोल को लेमिनेट क्यों करते हैं हम. अगर मेरा फ्लक्स टाइम वेरिंग हो जाता है, मीन्स जब मैं रेक्टिफायर से फेड करता हूँ तो वो उसमें कुछ ना कुछ ऑसिलेशंस होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं मेरी सप्लाई में. ठीक है, जब मैं रेक्टिफायर या पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से फेड करता हूँ, इसलिए एक तो इसलिए करते हैं, या फिर अगर हमारा प्योर डीसी भी हो तो भी यहाँ पे हमारा ये स्टील कोर है, ये कॉपर कंडक्टर है, तो रिलक्टेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, तो हमारा यहाँ पे आएगा पल्सेटिंग फ्लक्स. पल्सेटिंग फ्लक्स क्या होगा? ये एक टाइम वेरिंग फ्लक्स है. देख रहे हो आप, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज. सो pole shoe is always vulnerable to eddy current loss. That's why we always laminate pole shoe. But अगर हम ऐसा करें कि पोल शू को लेमिनेट कर दें और पोल कोर को एज इट इज छोड़ दें, तो वो हमारा इकोनॉमिकल नहीं होता. ठीक है, इसलिए हम पूरे के पूरे पोल के इस सेटअप को लेमिनेट कर देते हैं. सो रिलक्टेंस इज नॉट यूनिफॉर्म एंड हेंस फ्लक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. फ्लक्स इज मोर अंडर कॉपर कंडक्टर एंड लेस अंडर स्टील कोर. वो उनकी परमेबिलिटी डिफर करती है. दैट्स वाई एक्चुअली जहाँ पे कॉपर कंडक्टर है मेरा, कॉपर का म्यू इज लेस देन, इफ आई एम करेक्ट, कॉपर का म्यू इज लेस देन स्टील. ओके, एंड ऑल्सो जहाँ पे मेरा कॉपर कंडक्टर प्लेस है वहां पे मेरा एयर गैप भी है, तो जो रिलक्टेंस होगा जो कॉपर के कंडक्टर वाले पाथ का,
वो रिलक्टेंस मेरा होगा ज़्यादा देन द स्टील काउंटर पार्ट। ओके, जो कंडक्टर है कॉपर कंडक्टर, उसके पाथ में जो रिलक्टेंस है, उसके पाथ में जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ कॉपर कंडक्टर इज ग्रेटर देन द रिलक्टेंस इन पाथ ऑफ द स्टील कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब फ्लक्स इन कॉपर इज लेस देन द फ्लक्स इन स्टील। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लक्स इज लेस, यहाँ पे आएगा फ्लक्स इज लेस अंडर कॉपर कंडक्टर देन एट स्टील कोर। स्टील में ज़्यादा होगा क्योंकि स्टील में रिलक्टेंस कम हो गया हमारा, क्योंकि कॉपर मेरा क्या होता है ऑलमोस्ट डायमैग्नेटिक, बट स्टील इज माई फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक का म्यू हमेशा ज़्यादा होता है डायमैग्नेटिक से। अगर आपको ये भी नहीं आता है डोंट वरी, मेटेरियल साइंस में ये भी पढ़ेंगे। ओके, सो पल्सेशन ऑफ फ्लक्स कम्स अंडर पोल शू। दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस एज पेरिफेरल स्पीड ऑफ आर्मेचर इज वेरी हाई। तो आर्मेचर की स्पीड यहाँ पे कितनी होगी, अगर मैं लीनियर स्पीड देख रहा हूँ तो कितनी होती है, पाई इंटू डी इंटू एन बाई 60। एन क्या है, समथिंग लाइक 3000 आरपीएम। तो ये मेरी पेरिफेरल स्पीड इज वेरी हाई। तो स्पीड मेरी हाई है तो मीन्स फ्लक्स तो बहुत ज़्यादा कट कर रहा है। So the pole shoe needs to be laminated, but we do pole core plus pole shoe laminate because only one pole shoe laminated that is tough. अगर खाली आप pole shoe को tough laminate करोगे तो that is a tough job, but entire pole core plus pole shoe सबको हम laminate ही कर देते हैं, strength भी बनी रहती है और joints भी नहीं आते बीच में। Okay, even on 100% DC there are eddy current losses in pole shoe. क्यों? Due to the pulsations, due to the pulsating flux, because the armature is not uniform at the periphery. armature uniform क्यों नहीं है, स्लोट स्लोट टीथ स्लोट टीथ, स्लोट में कंडक्टर आ गया कॉपर का और यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे एयर गैप भी है, ये एयर गैप भी है, यहाँ पे कोई एयर गैप नहीं, यूनिफॉर्म है ये। ठीक है, दैट्स वाई रिलक्टेंस चेंज, रिलक्टेंस बदलता है तो मेरा फ्लक्स बदलता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्लक्स हो गया टाइम वेरिंग, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओके, और मेरी वैसे ही पेरीफेरल पे आर्मेचर की स्पीड पेरीफेरल पे वैसे ही बहुत फास्ट होती है, तो अगर मेरा थोड़ा सा भी फ्लक्स में वेरिएशन है तो वो भी EMF इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। तो ये क्या होगा मेरा EMF इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। तो थोड़ा सा फ्लक्स चेंज हो जाएगा ऑलमोस्ट 0 टाइम्स में, तो मेरा EMF विल बी वेरी हाई। EMF induced very high means very high eddy current loss. Okay, because the armature is not uniform at the periphery. Most sensitive to eddy current losses are, अच्छा एडी करंट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन होता है, मेरा आर्मेचर। आर्मेचर तो पूरा का पूरा कट करता है सारे के सारे फ्लक्स को, वो खुद ही कट कर रहा है। पोल शू पे तो पल्सेशन की वजह से ऑटोमेटिकली कट हो रहा है, लेकिन आर्मेचर तो घूमता ही है तो वो तो कट करेगा ही करेगा। तो आर्मेचर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, फिर पोल शू, देन पोल कोर एंड योक। पोल कोर एंड योक का स्पेशल केस जब हमारा सप्लाई प्योर डीसी नहीं है जी, हम किसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से फीड कर रहे हैं, तो उस केस में पोल कोर और पोल योक पे हमारा एडी करंट लॉस होगा, अदरवाइज यहाँ पे लॉस नहीं होगा। लेकिन पोल शू और आर्मेचर में 100% डीसी भी होगा प्योर, तब भी हमारा एडी करंट लॉस होगा। 100% डीसी भी होगा तब भी हमारा एडी करंट लॉस होगा आर्मेचर और पोल शू में। ठीक है, पल्सेशन फ्लक्स इज ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू वेरी हाई पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर। ठीक है, इन पेरिफेरल वेलोसिटी आर्मेचर की बहुत ज़्यादा है तो उसकी पल्सेशन की फ्रीक्वेंसी कट करने की बहुत ज़्यादा होती है। इन आर्मेचर कोर वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, वाइंडिंग में वोल्टेज इज ऑल्सो इंड्यूस्ड, but we want only in winding, so we laminate the cores. Okay, so here I have written the explanation कि pulsation flux क्यों आ रहा है और हम pulsation को avoid क्यों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को स्लोट बनाना तो मेरी मजबूरी है। अगर मैं स्लोट नहीं बनाऊंगा तो कंडक्टर को कहाँ प्लेस करूंगा। सपोज आई क्रिएट ए राउंड आर्मेचर, देन आई कांट पुट कंडक्टर्स लाइक दिस, क्योंकि आर्मेचर की पेरिफेरल वेलोसिटी बहुत तेज होती है, दे विल बी डिस्टॉर्टेड और दे विल लूजन अप और दे विल अपने आपस में टकराएंगे। सो आई कैंट प्लेस देम लाइक दिस, मुझे स्लोट चाहिए। सपोज इफ यू हैव एन आइडिया लाइक इफ आई मेक स्लोट्स लाइक दिस, आई मेक ए राउंड आर्मेचर और मैं उसमें होलो स्लोट्स डाल दूं, बट दिस इज नॉट गुड फॉर मेंटेनेंस, क्योंकि इसके अंदर कंडक्टर होगा। मैं डायरेक्टली बाहर से आर्मेचर को देख के ये नहीं बता सकता कि कौन सा कंडक्टर डैमेज हुआ है मेरा। अगर मेरा एक कंडक्टर डैमेज हुआ तो उसके लिए मुझे पूरी की पूरी वाइंडिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा इस तरह के आर्मेचर में। सो इट इज नॉट गुड, फाइन। और इसमें कूलिंग भी प्रॉपर नहीं होती। जब आर्मेचर के इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगी I स्क्वायर आर, उसको कूल करना पड़ेगा। अगर मैंने आर्मेचर के अंदर स्लोट करके उसमें अंदर कंडक्टर घुसा दिया तो इसमें कूलिंग प्रॉपर नहीं होती है, दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट इकोनॉमिकल। ओके, तो स्लॉट्स तो होंगे मेरे और टीथ भी होंगे मेरे,
दैट मीन्स पल्सेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा अपने बेचारे पोल शू को ही लेमिनेट कर लेते हैं ताकि एडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जा सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्यूटेटर और द मैकेनिकल रेक्टिफायर। वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट